Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हम अलीगढ़ के लिए लाठी ने गोली भी खा सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। जिस मानसिकता से, जिन्ना मानसिकता से पाकिस्तान बसा था, आज वो नासूर बना हुआ है और बारूद के ढेर पर अपने आप ही समाप्त होगा। किसी ने भी तारीख को डिस्टोर्ट करने को नहीं कहा, किसी ने बदलने को नहीं कहा। अरे तारीख नहीं बदली जाती है, हिस्ट्री अपनी जगह रहती है। जिन्ना के लिए इतना आंदोलन करना तो पाकिस्तान भी जाके करो। बंटवारे का जो इतिहास दोनों ओर दर्द बनकर आज भी पसरा है, बंटवारे का वो इतिहास जिसने गांधी नेहरू के अखंड भारत के सपने को चकनाचूर कर दिया, आज वही इतिहास एक बार फिर पूरे देश की जुबान पर है। इतिहास की इस करवट की वजह बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके स्ट्रेची हॉल में लगी मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर ने बंटवारे के जख्म ताजा कर दिए हैं। विवाद के बाद तस्वीर हटाई भी गई और फिर पूरे गौरव के साथ उसी कील पर आ टंगी है जहां अरसे से टंगी थी। विवाद इस पर उठा है कि बंटवारे के जिम्मेदार जिन्नाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पोस्टर बॉय क्यों बने हुए हैं। जिन्नाह को समझने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनके रिश्ते को समझने के लिए इतिहास खंगालना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर पहली बार 1938 में लगाई गई थी और इसी साल जिन्नाह को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने आजीवन सदस्यता भी दी थी। वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्नाह की तस्वीर होना कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी और जिन्नाह की मुस्लिम सियासत का एक गहरा रिश्ता है। मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी हस्ती की अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग पहचान है। भारत का बहुत बड़ा तबका उन्हें देश के बंटवारे का जिम्मेदार और देशद्रोही कहता है, तो एक तबका ऐसा भी है जिसके लिए जिन्नाह आजादी के परवाने हैं। लेकिन उनकी असल पहचान या छाप कुछ इस तरह है। मोहम्मद अली जिन्नाह पेशे से वकील, तबीयत से अंग्रेज, मिजाज से सख्त और जिद्दी, लेकिन असलियत में एक कुटिल राजनेता। जिन्नाह परिवार की जड़ें उसी कठियावाड़ में थी जहां गांधी पैदा हुए। गांधी की तरह ही जिन्नाह ने भी लंदन की कोर्ट ऑफ इंस से बैरिस्टर की परीक्षा पास की, लेकिन गांधी से जिन्नाह एकदम अलग थे। गांधी खद्दरदारी और सादगी का पर्याय बन गए, लेकिन जिन्नाह एकदम अंग्रेजी रंग ढंग में ढले हुए। जिन्नाह का परिवार कारोबार के लिए काठियावाड़ छोड़कर कराची आकर बस गया और यहीं से 1892 में जिन्नाह वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और 1896 में जब वो लंदन से वापस लौटे तो अपने मिजाज, अपने लिबास से पूरी तरह अंग्रेज हो चुके थे। ना उन्हें मांस से कोई परहेज था किसी भी तरह के, ना उनको शराब से कोई परहेज था, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुसलमान परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद नमाज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जिन्नाह के मिजाज को बताता है मुंबई का ये बंगला। 1896 में लंदन से लौटने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जिन्नाह ने 1 साल बाद वकालत शुरू की। उन्होंने तब बॉम्बे के मालाबार हिल्स में एक आलीशान बंगला बनवाया था। जिन्नाह का साउथ कोर्ट बंगला उस दौर के यूरोपीय बंगलों की तर्ज पर बनाया गया था। 1930 के दशक में जिन्नाह ने करीब 2 लाख रुपए इस पर खर्च किए थे। बंगले में इटालियन मार्बल और लकड़ी की नक्काशी का काम कराया गया था। आज ये बंगला शत्रु संपत्ति है और इसे गिराने की मांग उठती रहती है। मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए इससे बड़ा इश्क थी राजनीति। मुस्लिम लीग की स्थापना के 6 साल बाद जिन्नाह 1913 में पार्टी के सदस्य बने थे। ठीक उसी दौर में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ द ग्रेट मार्च से दुनिया भर में चर्चा बटोर रहे थे। जिन्नाह जैसी शख्सियत, काबिलियत और चतुराई मुस्लिम लीग के किसी नेता में नहीं थी। इसलिए जिन्नाह 1916 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बना दिए गए। जिन्नाह की राजनीति की शुरुआत एकता के नारे से हुई थी। वो हिंदू मुस्लिम एकता की तकरीरें किया करते थे ताकि दोनों कौम मिलकर अंग्रेजों से लड़ सके। जिन्नाह उसमें बहुत बड़े प्लेयर थे।
बाल गंगाधर तिलक के खास आदमी थे, उनके अंडर काम कर चुके थे, उनके वकील रह चुके थे। जब उनके देशद्रोह का केस लगा तो जिन्ना उसमें वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले के खासम खास थे और पूरी की पूरी जिन्ना जो उस वक्त के सबसे इम्पोर्टेंट कांग्रेसी नेता थे या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे नेता, और तो कोई लड़ नहीं रहा था, उसके नेता थे। और जिन्ना मुस्लिम लीग के विरोधी थे, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी एक गहरा रिश्ता बन गया। असल में आज़ादी से पहले लीगी सियासत का सबसे बड़ा मरकज़ यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान से लेकर बंगाल तक के मुसलमान छात्र पढ़ने आया करते थे। और यही वजह थी कि 30 से 40 के दशक में जिन्ना कई बार इस यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को मुखातिब किया। भारतीय राजनीति में 1930 का दशक ऐसा था जब मुसलमानों के एक तबके में अपने लिए अलग देश की भावना जोर पकड़ने लगी थी। आजादी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मुसलमानों के दिमाग में ये बात हावी होने लगी थी कि एक ऐसी जमीन पर वो बहुत कमजोर बन जाएंगे जहां कभी उनका ही शासन चलता था। इसलिए सोच बनी कि भारतीय मुसलमानों को अपना राज्य हिंदुओं से अलग कर लेना चाहिए। अलग पाकिस्तान की सोच को एक प्रस्ताव के तौर पर 4.5 पन्नों पर पहली बार दर्ज किया गया 28 जनवरी 1933 को। कैम्ब्रिज के हम्बरस्टोन रोड पर एक कॉटेज नंबर 3 में 40 साला एक शख्स एक टाइपराइटर के साथ बैठा था। नाम था रहमत अली और ये लंदन में पढ़ाई कर रहा था। उपन्यासकार डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक रहमत अली ने प्रस्ताव में लिखा था कि भारत को अखंड रखने की बात हास्यास्पद और फूहड़ है। भारत के जिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुसलमानों की बहुसंख्या है, उन्हें अलग करके मिला दिया जाए। पंजाब, कश्मीर, सिंध, सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया देश बने जिसका नाम हो पाकिस्तान। प्रस्ताव के अंत में लिखा था, हिंदू राष्ट्रीयता की सलीब पर हम खुदकुशी नहीं करेंगे। मुसलमानों की इस मांग को पूरा करने का जरिया बनने वाली थी मुस्लिम लीग। इस बारे में खुद जिन्ना भी नहीं जानते थे। आज जिन्ना को जिस पाकिस्तान में कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है, उसी पाकिस्तान के ख्याल को जिन्ना ने एक असंभव सपना कहकर खारिज कर दिया था। रहमत अली जिस वक्त लंदन में थे तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रस्ताव को जिन्ना के सामने पेश करने के लिए वुल्फर्ड होटल में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। असल में उस वक्त तक जिन्ना का कद मुस्लिम राजनेताओं के बीच काफ़ी ऊंचा उठ चुका था और रहमत अली ये चाहते थे कि पाकिस्तान के प्रस्ताव की बागडोर जिन्ना अपने हाथ में थाम ले, लेकिन जिन्ना ने इस डोर को थामने से साफ इनकार कर दिया। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान की कल्पना को ही खारिज कर दिया था, उन्हीं को बंटवारे की वजह बनना था, ये खुद वो भी नहीं जानते थे। कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग आजादी के आंदोलन में शामिल थी, लेकिन कांग्रेस में गांधी एक बड़ी शक्ति बन गए तो जिन्ना कांग्रेस से दूर हटने लगे। सूट बूट वाले जिन्ना न पुलिस की लाठी खाना चाहते थे, न जेल में सड़ना। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन्ना ने कहा था कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन केवल उनके लिए है जो मोटी खाल और मोटे दिमाग वाले हों। जिन्ना शौकीन आदमी थे, महंगे कपड़े पहनते थे, महंगी आदतें थी उनकी, वो सब था। ये जिन्ना जो थे ये लिखत पढ़त की बात करते थे। इन लोगों ने जब आंदोलन की बात की तो उनका नहीं सब लिख पढ़ के काम हो जाएगा, कानून नहीं तोड़ना है। और जबकि कांग्रेस का ये कहना था कि कानून नहीं तोड़ेंगे, इनके कानून में रहेंगे तो हम इनके गुलाम ही बने रहेंगे। तो वो मेजर शिफ्ट था। कपड़े वपड़े तो जो रहे होंगे। गांधी के विचारों से जिन्ना के विचार मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन उनकी सियासत में दोराहा तब आया जब 1937 के चुनाव आए। 1937 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। असल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का सहयोग उन राज्यों में लेने से इनकार कर दिया जहां पर मुसलमान बहुत थोड़ी आबादी में थे, और यहीं से जिन्ना ने ये मान लिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस कभी भी मुस्लिम लीग के साथ इंसाफ नहीं करेगी। कभी हिंदू मुसलमान एकता के हिमायती रहे जिन्ना अब ऐसे शख्स बन गए थे जिनकी जिद सिर्फ एक थी, अलग पाकिस्तान।
अपना अलग पाकिस्तान। देश के मुसलमानों के बीच अलग पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। जिन्ना अलग पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन का नारा दे चुके थे। 1946 आते आते तो बहुत कुछ हो चुका था। उस वक्त तो गांधी जो है डेमी गॉड हो चुके थे। तो इसलिए इनका जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो तमाम फ्रस्ट्रेशंस, दुश्मनी निकालना, रिवेंजफुल हो गए थे जिन्ना महात्मा गांधी से और पूरी कांग्रेस से। और रिवेंज उनको, और उसको दूसरा मुगालता उनको ये था कि चूंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता ली थी बहादुर शाह जफर से, तो मुसलमानों को ही मिली। लैपियर और कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के श्रीरामपुर नोआखली अध्याय में लिखा है, बंबई से बाहर लगे एक तंबू में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के समर्थकों के सामने स्पष्ट किया था कि डायरेक्ट एक्शन का अर्थ क्या है। उसने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस भारत के मुसलमानों को युद्ध के लिए ललकार रही है तो इसका जवाब देने के लिए हम सहर्ष सामने आएंगे। हम भारत को बांट कर रहेंगे या फिर हम इसे नष्ट कर देंगे। अगस्त 1946 के पहले पखवाड़े में मुस्लिम लीग की तमाम सभाओं में डायरेक्ट एक्शन की अपील की गई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का दिन मुकर्रर किया। इस दिन देश भर में मुसलमानों को सड़कों पर उतरना था ताकि बरतानवी हुकूमत को यह साबित किया जा सके कि मुसलमान एक अलग मुल्क लेकर ही मानेंगे, वरना पूरा देश गृहयुद्ध की आग में जल उठेगा। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में ऐसा दंगा भड़का कि अंग्रेजी हुकूमत पूरी ताकत लगाकर भी इसे काबू नहीं कर पाई। किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा शहर कलकत्ता। 16 अगस्त की सुबह धार्मिक नारे लगाते लोगों के हाथों में छुरे, चाकू, तलवारें, लोहे की छड़ें, ऐसे कोई भी हथियार जो इंसानों की खोपड़ी तोड़ सकते हो, चमक रहे थे। शहर में जगह जगह से धुएं के खंभे आकाश में उठ उठ कर डोलने लगे। ये जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन अपील का ही असर था कि इतना बड़ा दंगा भड़क गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने तय कर लिया था कि अब इन दंगों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जाएगा। लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर दिल्ली आ चुका था। अप्रैल 1947 के पहले पखवाड़े में जिन्ना और माउंटबेटन के बीच 6 बार मुलाकात हुई। माउंटबेटन ने इन मुलाकातों के बारे में फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस को बताया। देश का विभाजन करने पर जिन्ना इस कदर आमादा थे कि मेरे शब्द उनके कान में ही नहीं पड़ रहे थे। हालांकि मैंने ऐसी हर चाल चली जो मैं चल सकता था, ऐसी हर अपील की जो मेरी कल्पना में आ सकती थी। पाकिस्तान को जन्म देने का सपना उन्हें धुन की तरह लग चुका था। कोई तर्क किसी काम न आया। 47 की मई जून में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मसौदा तैयार हो चुका था। 3 जून 1947 की शाम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से प्रमुख नेताओं ने भाषण दिए। देश जान चुका था कि अब बंटवारा होना तय है। अगस्त 1947 यही वो महीना था जब जिन्ना ने दिल्ली से कराची के लिए उड़ान भरी थी और वाइसरॉय ने उनको कराची जाने के लिए DC-3 हवाई जहाज दिया था। और जाते वक्त जिन्ना ने कहा था कि शायद अब मैं कभी भी दिल्ली नहीं लौट पाऊंगा, अपनी इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी दोबारा नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जिन्ना का जो सपना था वो कभी पूरा नहीं हो पाया, एक सेक्युलर पाकिस्तान का सपना। जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कराची असेंबली के भाषण में कहा था, आप मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, आप मस्जिद में जाने के लिए या फिर पाकिस्तान में किसी भी पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हो, इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं। जिन्ना जो हैं वो अपने को गांधी समझने लगे थे। तुमने देश बंटवाया किस लिए? कि हिंदू मुसलमान अलग रहेंगे। और उसके बाद तुम वहाँ जाके इंटरनेशनल ऑडियंस को, जो उनके उस वक्त के आका थे, वो केवल अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को बताने के लिए कि भाई हम जैसे पहले 1920 के पहले जैसे हम सेकुलर थे वैसे फिर हो गए हैं। जिन्ना को अपने सपनों का सेकुलर पाकिस्तान अब तक नहीं मिला।
लेकिन बंटवारे के एवज में हिंदुस्तान की बेपनाह नफरत उनकी तस्वीर को मिटा देना चाहती है।